दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेस सर्वाइवल फिल्म जिसमें कि कैट नाम की एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में हुए एक हादसे की वजह से ऊपर स्पेस में ही फंस जाती है, जिसके बाद वो किन मुश्किलों और हालातों का सामना करती है। यही सब जानेंगे हम आज की इस कहानी से, जिसका नाम है ग्रेविटी। फिल्म की कहानी काफी बढ़िया है, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। इस कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए होती है, जो कि पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर है। और इस स्टेशन को कमांड कर रहा था मैं और उसके बाकी दो साथी, और इनमें से एक लडे डी डिहाकी है, जिसका नाम डॉक्टर स्टोन होता है। इनकी पूरी टीम पिछले कई दिनों से हवाई टेलीस्कोप को ठीक करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनकी ये साथी डॉक्टर स्टोन हार्डवेयर इंस्टॉल करने में माहिर होती है, और साथ ही ये पहली बार स्पेस में आई होती है। नासा की पूरी टीम नीचे अर्थ से इनके कांटेक्ट में थी। अब इन एस्ट्रोनॉट को नीचे नासा से बताया जाता है कि तुम्हारी सैटेलाइट के आसपास रशियन सैटेलाइट का मलबा घूम रहा है, और ये मलबा रशियन की एक खराब सैटेलाइट का था, क्योंकि रशिया स्पेस एजेंसी ने इस सैटेलाइट को स्पेस में ही एक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए ये मलबा स्पेस में काफी गति से सफर कर रहा होता है। खैर, जब ये लोग अपने टेलीस्कोप को ठीक करने में बसी होते हैं, तब इन्हें कांटेक्ट करके बताया गया कि वो मलबा दूसरे सैटेलाइट से टकराकर उन्हें भी तोड़कर ज्यादा मलबा पैदा कर रहा है, और ये मलबा लगभग 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी ओर बरासिया ये माकवाती बरस रहा है। इसलिए तुम लोग जल्दी से टेलीस्कोप से अलग होकर अर्थ की ऑर्बिट में आ जाओ। जिसके बाद इन सबका अर्थ से कांटेक्ट भी टूट गया, जिसके बाद उस मलबे के कुछ पार्ट्स इनके आसपास से गुजरने लगे। अब मैं डॉक्टर स्टोन को भी ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, लेकिन डॉक्टर स्टोन का बस अब थोड़ा-सा ही काम बाकी था, तो वो मैट से 2 मिनट का और वक़्त माँगती है। लेकिन अब इनके पास निकलने का वक़्त ही नहीं बचा था। इसीलिए वो मलबा गोली की तेज़ रफ़्तार जैसा आकर इनके स्पेस स्टेशन और इनसे टकरा जाता है, जिससे यहाँ पे डॉक्टर स्टोन का बैलेंस खराब होकर वो स्पेस स्टेशन से काफ़ी दूर जाने लगी। अब इससे डॉक्टर स्टोन काफ़ी डर गई थी, क्योंकि एक तो वो पहली बार स्पेस में आई थी और पहली बार ही उसके साथ ये हादसा हो गया। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर स्टोन को हौसला देता है, लेकिन डॉक्टर स्टोन अपने स्पेस स्टेशन से दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में तेज़ी से खोती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैट ने किसी तरह से डॉक्टर स्टोन से कॉन्टैक्ट कर लिया और उसकी लोकेशन के बारे में उससे पूछा, और उससे उसकी लोकेशन पूछकर मत जल्दी से उसके पास आ गया। मैं उसके पास जाते ही उसे अपनी स्पेस सूट से बांध लेता है, और ये लोग किसी तरह से वापस से अपने स्पेस स्टेशन के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर इन्हें पता लगा कि इनके सबके सब टीम मेंबर्स मर चुके हैं, और इनको देखकर डॉक्टर स्टोन काफ़ी डर गई। अब ये 2 लोग ही यहाँ ज़िंदा बचे थे। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर स्टोन से कहता है कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और हमें किसी भी तरह से वहाँ तक जाना होगा। इसलिए ये दोनों आईएसएस की तरफ निकल पुडीडीडी देते हैं। डॉक्टर स्टोन अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को याद करती है, जिन्हें कि वो मट को भी बताने लगी। उससे कहने लगी कि मेरी एक छोटी बच्ची थी, जिसका स्कूल जाते वक़्त एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, और वो यहाँ पर अपनी बेटी को याद करके इमोशनल हो गई। खैर, अब ये दोनों आईएसएस के पास पहुँच ही गए थे, लेकिन मैं जब आईएसएस को देखता है तो पता है कि उस मलबे के टुकड़ों के टकराने की वजह से आईएसएस की हालत भी काफ़ी खराब हो गई थी। ये देखकर मैं समझ गया कि आईएसएस में जो लोग होंगे, वो मलबा टकराने से पहले ही स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर चले गए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा दिमाग लगाता है उसके स्पेस सूट में, जो थोड़ी गैस बची थी, जो इन्हें स्पेस में आगे बढ़ने में थ्रस्ट करता है। वो उस गैस को बूस्टर की तरह इस्तेमाल करके स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगे, लेकिन इससे ये बहुत ही तेज़ी से आईएसएस की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि स्टोन भी मैट के स्पेस सूट से कनेक्ट थी, इसलिए ये दोनों ज़ोर से स्पेस स्टेशन से जाकर टकराते हैं, जिससे कि इन्हें जॉइंट करने वाली वो रस्सी भी टूट जाती है। अब ये दोनों इधर-उधर टकराने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से स्टोन का पैर आईएसएस के पैराशूट से लटक रही रस्सियों में अटक जाता है, और अब इसीलिए स्टोन जल्दी से जाकर मई को भी पगड़ी डीडीएच लेती है। लेकिन मैंने देखा कि स्टोन का पैर जिन पैराशूट्स की रस्सियों में फंसा है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि इन दोनों का भार सँभाल ले, और अगर इन दोनों की जान चली गई तो ये मिशन खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्टोन से कहा कि हम में से किसी एक को ज़िंदा रहना होगा। मैं अपने स्पेस शूट की बेल्ट को अलग कर रहा हूँ, लेकिन स्टोन उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर मैट ने ऐसा किया, तो वो स्पेस के काले घने अंधेरे में कहीं दूर जाकर गुम हो जाएगा। लेकिन मैट स्टोन को बचाने के लिए उस रस्सी से खुद को अलग कर देता है। लेकिन अभी भी ये दोनों कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसीलिए मैट के काफ़ी दूर जाने तक भी ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। मैट ने स्टोन से ये भी कहा कि आईएसएस तुम्हें अर्थ तक तो नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि इसकी हालत पहले से ही काफ़ी खराब हो रखी है। लेकिन फिर भी आईएसएस में एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है, जिससे तुम किसी दूसरे स्टेशन तक तो जा ही सकती हो, जो कि तुमसे बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक चाइनीज़ स्टेशन है, जिससे तुम अर्थ तक जा सकती हो। खैर, अब मैट तो अंतरिक्ष की गहराइयों में गुम हो गया, और स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर चली गई। अब वहाँ पे जाने के बाद स्टोन अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से अर्थ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगी। लेकिन सैग डन हुआ कोशिशों के बाद भी उसका अर्थ पर किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। अब उस बेचारी को यहाँ पे रियलाइज़ होने लगा कि वो सिर्फ़ अकेली ही पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर इस काले घने अंतरिक्ष में अकेली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टोन ये बातें ठान लेती है कि वो कुछ भी करके वापस अर्थ पर ज़रूर जाएगी। अब यहाँ पर स्टोन ये सब बारे में सोच ही रही थी कि तभी स्पेस स्टेशन में एक जगह आग लग गई, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी घायल था। अब इसीलिए स्टोन जल्दी से इस स्पेस स्टेशन
कि एक दूसरे पार्ट में जाकर स्पेस स्टेशन के इस आग लगे पार्ट से खुद को अलग करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका काम ये नहीं था, वो इसमें ज़्यादा माहिर नहीं थी कि वो एक स्पेसक्राफ्ट को अलग कर सके। लेकिन वहाँ पर कुछ गाइड बुक रखी थी, जिन्हें पीआर हचकर वो उस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अलग कर देती है। अब जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट को शटल से अलग करके दूर लेकर जाने लगी, कि तभी वो पैराशूट की लटकी हुई उन रस्सियों में फँस जाता है। और इसीलिए वो रस्तों को अलग करने के लिए स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ गई। लेकिन यहाँ आकर उसे पता लगा कि वो मलबे के टुकड़े फिर से काफ़ी तेज़ी से इसकी तरफ आ रहे हैं। वो अपनी खुली आँखों से यहाँ पर देख पा रही थी कि उन मलबे के टुकड़ों ने उस बचे हुए आईसीएस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन इससे पहले वो मलबा इसके पास आता था, वो फिर से स्पेसक्राफ्ट के अंदर चली गई और फिर अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर दूसरे स्पेस स्टेशन के लिए निकल पीडीडीडी गई। लेकिन जैसे ही उसका स्पेसक्राफ्ट कुछ दूरी पे जाता है कि वो बंद पीडीडीडीडीएच गया, उसकी सभी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर अंधाधुंध बटन दबाने लगी, लेकिन उससे कोई और ही बटन दब गया। ये देखकर वो काफ़ी इरिटेट हो गई और इधर-उधर गुस्से में मारने लगी। उसे पता लगा कि स्पेसक्राफ्ट की इंजन का पूरा फ्यूल खत्म हो गया है। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो यहीं पर फँसकर मरने वाली है और अब उसे धरती कभी भी नसीब नहीं होगी। इसीलिए स्टोन फिर से नासा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगी और इस बार जैसे-तैसे करके उसका कॉन्टैक्ट नासा से हो जाता है। वो उन लोगों को अपनी सारी सिचुएशन बताने लगी, लेकिन थोड़ी की ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसका कॉन्टैक्ट धरती पर किसी और से ही हो गया, है ना कि नासा से। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका कॉन्टैक्ट किसी और इंसान से होते देख और उस इंसान की बातें सुनकर वो यहाँ पर काफ़ी रोने लगी। इसीलिए वो रोते हुए उस अनजान शख्स को ही अपने हालात सुनाने लगी कि तुम जानते हो मरना कैसा होता है, मैं मरने वाली हूँ और अब मैं कभी धरती पर नहीं आ पाऊँगी। मैं अपनी मौत अपनी आँखों से देख रही हूँ और तुम मेरी ये कहानी सभी लोगों को बता देना। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये दोनों लोग एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। अब जब इसके पास धरती पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो ये खुद की जान लेने के बारे में सोचने लगी। इसीलिए इसने उस स्पेस शटल की ऑक्सीजन को बंद कर दिया और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी। ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी तेज़ी से गिरने लगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक बार फिर से मत आ गया। वो जल्दी से अंदर स्टोन के पास आकर ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से शुरू करता है। वो स्टोन को आकर काफ़ी डाँटता है। उसे समझाने लगा कि स्टोन, तो मैं इसे हार्ड नहीं मान सकती। वो उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, उसे काफ़ी समझाने लगा और अब स्टोन भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे उम्मीद तो थी कि उसके साथ कोई है। इसके बाद मैं उसे यहाँ पर उस स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में समझाने लगा और यहाँ पर ये दोनों ही इस स्पेस शटल की लैंडिंग के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टोन को समझाने लगा कि तुम अपनी आँखें बंद करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सेफली अर्थ पर वापस पहुँचोगी, और स्टोन ने भी उससे प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं अर्थ पर ज़रूर पहुँचूँगी। जब स्टोन ने अपनी आँखें खोली, तो मत उसे कहीं दिखाई नहीं देता। यानी इतनी देर तक स्टोन सिर्फ़ मत की यादों में खोई हुई थी। यानी कि ये उसका वहम था, क्योंकि मैं तो पहले ही डीप स्पेस में मर चुका है, लेकिन फिर भी उसका वहम ही सही। लेकिन स्टोन के मन में अर्थ पर जाने की एक नई उम्मीद जाग गई थी। इसलिए उसने शटल के ऑक्सीजन सप्लाई को दोबारा शुरू किया। लेकिन इस स्पेस शटल में तो फ्यूल था नहीं, जिससे ये स्पेस स्टेशन तक नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो फायर एक्सिटिंग की मदद से स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है। अब स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर जाने ही वाली थी कि एक बार फिर से वो मलबा यहाँ आकर उस स्पेस स्टेशन को भी तबाह करने लगा। लेकिन फिर भी स्टोन किसी तरह से उस स्पेस स्टेशन के एक कैप्सूल के अंदर जाने में कामयाब हो गई। दरअसल ये कैप्सूल स्पेस स्टेशन के अंदर सेफ रहने की एक जगह होती है। कैर मलबा स्पेस स्टेशन से टकराने की वजह से उसमें आग लग जाती है। कैब कैट किसी तरह से उस कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से डिटैच करती है, जिसके बाद वो कैप्सूल काफ़ी तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही उस कैप्सूल में तेज़ी से आग लग गई। स्टी आग देखकर काफ़ी घबरा गई उसे लगने, पर उसका कैप्सूल पानी पर आकर लैंड हुआ और वो डूबने लगा। उसने बहुत कोशिशों के बाद उस कैप्सूल से निकलने में सफलता पाई और तैरकर पानी से ज़मीन पर आई। फिर वह फूट-फूट कर रोने लगी। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment, and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.